तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिकली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर। तो आ जाइए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या चीज होता है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि द मटेरियल which is going to break during respiration। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो मटेरियल ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन जो मटेरियल हो रहा है दैट इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ब्रेक डाउन का मतलब है दैट मीन्स ऑक्सीडाइज भी। तो ऑक्सीडाइज भी है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि ग्लूकोज एक तरीके का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, प्रोटीन एक तरीके का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, फैट एक तरीके का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक एसिड एक तरीके का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और इसके अलावा ईटीसी कर दिया है मैंने। तो ये सब के सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं बेसिकली। अब एक बात और समझ लीजिए कि दैट इज अ कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यूज, ये दो वैल्यूज हैं। तो दैट इज अ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यूज। तो मैंने कहा द अमाउंट ऑफ हीट produced by complete oxidation। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ दैट इज अ ब्रेकडाउन of food in a bomb calorimeter, in a bomb calorimeter। ये क्लोज्ड पार्ट होता है या क्लोज्ड चैम्बर होता है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं दैट इज अ ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये तब था जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। और अब मैंने कहा कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी produced by 1 gram of oxidation इसको आप कहेंगे दैट इज अ फिजियोलॉजिकल वैल्यूज। दैट इज अ फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो देख लीजिए कि ये रहा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसके बाद दिस इज द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और इसकी बात करें तो दिस इज अ फिजियोलॉजिकल वैल्यू है ये। अगर यहां बात की जाए तो दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मैंने कहा कि दिस इज अ प्रोटीन, तीसरा मैंने कहा दिस इज द फैट। अब अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की जो वैल्यू है ग्रॉस दैट इज अ 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन की बात करें तो दैट इज अ 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम।
फैट की बात करें तो दैट इज नियर अबाउट डबल होता है, तो दैट इज 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी फैट की जो एनर्जी होगी तकरीबन कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिव में डबल होगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो ये आ गई 4, दैट इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये भी हो गया 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और ये भी हो गया दैट इज 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है। यहां तक उम्मीद है शायद चीजें समझ में आई होंगी। एक चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहां पे लिख दिए। मैंने कहा कि सेलुलर रेस्पिरेशन, that is a cellular respiration is an amphibolic pathway। एम्फीबॉलिक पाथवे है ये, और उसकी वजह ये है कि एम्फीबॉलिक की वजह यहां पर ये है कि इसके अंदर एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक बोथ टेक्स प्लेस। यहां पर दोनों प्रोसेस होंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दैट इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, इसका मतलब है रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज करेगा। एक और खास बात है कि डाउनहिल प्रोसेस होगा। और डाउनहिल प्रोसेस ऑक्सीजन जो होगा इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहां पर। ये उम्मीद है लिख लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आया दैट इज बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें पहला देखा जाए तो आ जाइए दैट इज फ्लोटिंग टाइप रेस्पिरेशन पर। फ्लोटिंग टाइप रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट और फैट। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट और फैट है तो इसको आप कह देते हैं कि दिस इज फ्लोटिंग टाइप रेस्पिरेशन। और दूसरे की बात कर लें तो दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि प्रोटीन is a respiratory substrate। Protein is a respiratory substrate। चलिए नेक्स्ट आइए, तो सीधा आ जाते हैं हम लोग दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन पर, जो मैंने अभी आपको बताया पीछे। दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन पर। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो मैंने कहा कि डिवाइडेड into 4 stages। इसको मैंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला है
दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। पीछे बता चुका हूँ ये सारी बातें। दूसरे की बात करें तो दैट इज अ लिंक रिएक्शन। ये लिंक रिएक्शन वही वाला है जिसको आपने नाम दिया था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। दैट इज एन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड की बात कर लें तो दैट इज अ क्रेब्स साइकिल। और फोर्थ की बात कर लें तो दैट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसमें एक और ले लीजिए, दैट इज एन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहला वाला रिएक्शन जो है आपका दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। इस पर आ जाते हैं। तो दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की अगर बात की जाए तो यहां पर पहले स्टेप में मैंने कहा कि दैट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आप सीधी सी बात इतना ही लिखिए, दैट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बस। दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। ऑब्वियस बात है, पहले भी शायद बताया है कि ग्लाइको का मतलब हो गया दैट इज अ ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब हुआ दैट इज अ ब्रेकडाउन। तो इसी से नाम बन गया दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। इसकी बात, इसका दूसरा अगर नाम देखा जाए तो मैंने कहा कि इसका नाम है दैट इज एन ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे है। तो दैट इज अ एम्बिडेन मेयरहॉफ एंड पुरनास पाथवे। फिर मैंने कहा कि पीछे भी बताया ये सारी बातें टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। फिर मैंने कहा कि 1, 3 and 10 आर irreversible process। यानी 1, 3 और 10 जो है irreversible process। तो नेक्स्ट आइए दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस पर। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये रहा ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज देखें तो ग्लूकोज सबसे पहला स्टेप में आएगा, तो दैट इज अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देख लीजिए ऊपर वाले में फॉस्फेट नहीं है, नीचे वाले में है, तो ऑब्वियस बात है फॉस्फेट आया कहाँ से। तो ये फॉस्फेट जो ऊपर से आया, फॉस्फेट जो आया है ये आया है एटीपी से, और ये चेंज हो गया एडीपी के अंदर। और जब एटीपी यूज हुआ तो ये एडीपी में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब 3 एटीपी, 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट वाला तो निकल गया, लेकिन एक फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर 6 पोजीशन पे लग गया, जिससे नाम बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब एटीपी फॉर्म होगा या यूज होगा तब तब हम उसके एंजाइम में नाम यूज करेंगे काइनेज। हमें ये पता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है,
तो इसका मतलब इसके एंजाइम का नाम हो जाएगा दैट इज एन हेक्सोकाइनेज। पहले भी बताया कि जहां पर भी एटीपी होगा, एटीपी होना इसका मतलब काइनेज का होना मस्ट है। एटीपी है तो काइनेज होगा, मस्ट है ये बात। और जहां पे काइनेज होगा वहां पर मैग्नीशियम आयन हर हाल में होगा, ये खास बात है। यानी मैग्नीशियम आयन अगर देखा जाए तो हर हाल में होगा मैग्नीशियम आयन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, तो दैट इज अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ, दैट इज अ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ऑब्वियस बात है कि देखा जाए तो इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है। यहाँ पे ग्लूकोज था, यहाँ पे फ्रक्टोज था, तो दैट इज एन आइसोमरेज एंजाइम। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर देखें तो अब बना दैट इज अ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसका मतलब एक एडिशनल फॉस्फेट आ गया फर्स्ट पोजीशन पर। और जब फर्स्ट पोजीशन पर एक एडिशनल फॉस्फेट आ गया तो ये आया एडिशनल एटीपी, ये निकल गया एडीपी की शक्ल में। ऑब्वियस बात है कि जब एटीपी है तो मैग्नीशियम आयन का होना मस्ट है। अब एंजाइम के नाम में काइनेज का लगा होना मस्ट है, तो इसका मतलब दैट इज अ फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। तो इस एंजाइम का नाम हो गया दैट इज अ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप हो गया। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अगर देखा जाए तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ये टूटेगा दैट इज अ धाप में और पागल में। तो ये रहा पागल और ये रहा धाप। इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें 6 कार्बन। तो इसका मतलब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को जो ब्रेकडाउन किया है वो किया है एल्डोलेज ने। तो इसको ब्रेकडाउन कर दिया एल्डोलेज ने। और ये ऐसी शुगर हैं जो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ इसका नाम था दैट इज अ ट्रायोज आइसोमरेज। दिस इज द ट्रायोज आइसोमरेज। तो देख लीजिए थर्ड स्टेप ये हुआ, तो ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ स्टेप हो गया। लेकिन अब एक और खास बात है कि इन पागल का और धाप का फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज अ 3-फॉस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड। और इसकी बात करें तो दिस इज अ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो दिस इज अ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, यानी ये धाप का फुल फॉर्म है और ये पागल का फुल फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो अब जो साइकिल चलेगी वो पागल से चलेगी, इस साइड से चलेगी। तो इसका मतलब अब ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज अ 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में। दैट इज अ 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में। यहां पर देखा जाए तो यहां पर एल्डिहाइड था और यहां पर आप देखें तो एसिड है। इसका मतलब एल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हुआ है। तो डेफिनेट बात है कि एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एसिड ही यूज हुआ होगा, एंड दैट एसिड इज नोन एज H3PO4, दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड, और जिससे ये वाटर फॉर्म हो गया। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक NAD+ यूज हुआ और NADH फॉर्म हो गया। और जहां पर भी NADH फॉर्म होगा या NADH होगा
वहां पर एंजाइम के नाम में लिखा होगा दैट इज अ डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम हुआ दैट इज अ डिहाइड्रोजिनेज। इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो दैट इज अ 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हुआ, दैट इज अ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, दैट इज अ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हुआ, दैट इज अ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। लेकिन इससे पहले एक और बात है कि दैट इज अ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हुआ है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर 2 फॉस्फेट थे और यहाँ पर 1 फॉस्फेट है। तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पर एक एडीपी यूज हुआ है और एटीपी फॉर्म हुआ है। क्लियर है यहाँ तक बात? और इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर दैट इज अ 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, तो दैट इज अ बिस फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, और ये आ गया आपका मैग्नीशियम आयन। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को चेंज किया गया है, क्या हुआ है ये, दैट इज अ 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में। और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जब चेंज हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर एंजाइम यूज होगा आइसोमरेज, और इस आइसोमरेज का नाम है दैट इज अ म्यूटेज। इसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाएगा, दैट इज अ 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, दैट इज अ पीपा। पीपा का मतलब हुआ, यहाँ पर आप एसिड लिख दीजिए, तो दैट इज अ 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कह लीजिए या 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कह लीजिए। अगर आप एसिड कहते हैं तो इसका ये शॉर्ट में कह देंगे दैट इज अ पीपा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम है एनोलेज, और दूसरी बात यह है कि इस एनोलेज जहां पर होगा वहां पर वाटर भी बेसिकली रिलीज होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो दैट इज अ 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हो गया, और लास्ट हो गया दैट इज अ पायरुविक एसिड, दैट इज अ पायरुविक एसिड। जब पायरुविक एसिड बना है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर फॉस्फेट लगा हुआ था, तो ये जो सेकंड पोजीशन पर फॉस्फेट था उसके लिए एडीपी यूज हुआ। एडीपी यूज हुआ और इसने बना दिया दैट इज एन एटीपी, और एंजाइम का नाम हुआ दैट इज अ पायरुवेट काइनेज, दैट इज अ पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज हुआ। पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज हुआ तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम आयन का होना मस्ट है, और फॉर्म कर दिया ये पायरुविक एसिड। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, मैंने कहा था कि फर्स्ट, थर्ड और 10th के जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल है। तो आप क्या करिए कि देख लीजिए भाई इसको, यहां पर अगर देखा जाए तो ये कौन सा स्टेप हो गया था, 5th, तो ये हो गया 6, 7, 8, 9 और 10। तो आप क्या करिए कि सारे रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए, ये रिवर्स, ये रिवर्स, ये रिवर्स, ये रिवर्स, थर्ड वाला नहीं होगा, और उसके बाद ये थर्ड वाला इरिवर्सिबल है, बाकी ये वाला, ये वाला, और तो कुछ बचा नहीं, हो गया काम।
तो देख लीजिए इस साइकिल को, दिस इज द ग्लाइकोलिसिस। ये है बेसिकली ग्लाइकोलिसिस। अब अगर आप देखें यहां पर, तो देखिए यहां पर इस स्टेप में यूज हुआ है एटीपी, एक इस स्टेप में यूज हुआ है एटीपी। तो यहां पर मैंने कह दिया कि एटीपी यूज की बात कर लेते हैं। तो ये एक और थर्ड स्टेप पर यूज हो रहा है एटीपी, देख लीजिए। अब कहां कहां पर फॉर्म हो रहा है, तो देख लीजिए, एक हो रहा है 7 पर और एक हो रहा है 10 पर। तो ये मैंने कहा कि एटीपी फॉर्म की बात कर लेते हैं, एटीपी फॉर्म। तो ये हो रहा है आपका एक तो 7 पर और एक 10th स्टेप पर। लेकिन एक खास बात यह है कि 6 स्टेप पर फॉर्म हुआ है NADH, ये 6 स्टेप पर। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी समझिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां तक आपने देखा कि ग्लूकोज इसमें ब्रेकडाउन हुआ, यहां तक ब्रेकडाउन हुआ। ये 6 मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, वो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल धाप में और पागल में टूटा है। तो मैंने कहा कि यहां से अगर आप देखें तो फिर पहले तो पागल से एक तो ये एटीपी बना है, यहां वाला ये एटीपी बना, ये NADH बना, और फिर ये वाला एटीपी बना। ये बना है किससे? दैट इज अ पागल से। उसके बाद आ जाइए आप धाप पर, यानी धाप जो था ये कन्वर्ट हुआ पागल के अंदर, और फिर से NADH बना, फिर से एटीपी फॉर्म हुआ, फिर से एटीपी फॉर्म हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर्म की बात कर लें तो ये दोनों फॉर्म हुए हैं डबल बार, 2 बार। एक बार फॉर्म हुआ है पागल से और एक बार फॉर्म हुआ है धाप से, एक बार फॉर्म हुआ है धाप से। तो इसको एक बार देख लीजिए सही से। यहां तक उम्मीद है कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का। कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। एक और चीज है कि मैंने एक चैनल बना दिया है यूट्यूब पर,